किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं काफ़ी हाईटेक खेती के बारे में, जहां अलग अलग किसान भाई अलग अलग तरीके की फार्मिंग करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एवोकाडो की खेती के बारे में। ये चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी नई है, आज पहली बार मैं इसके प्लांट देख रहा हूँ। पहले इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी खेती के बारे में कि इसकी खेती में क्या प्रॉब्लम्स आती है, किसान भाई इसकी खेती किस तरीके से कर सकते हो, कहाँ कहाँ इसकी खेती हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर, पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आपने अपना और अपने फार्म का परिचय कराइए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है हर्षद गोधा और मेरी कंपनी का नाम है इंडो इजराइल एवोकाडो। मैं भोपाल में एवोकाडो की नर्सरी, मैंने स्पेशलाइज नर्सरी खोली है जिसमें मैं इजराइल से एवोकाडो के पौधे इंपोर्ट करता हूं एंड पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। तो अब जैसे आप हमें एक चीज़ बताइए कि एवोकाडो की आप जो फार्मिंग कर रहे हैं, जैसे आपने हम मुझे पहले ही बताया था कि आपने विदेश से आप पढ़ाई कर रहे थे, फिर आपको ये पता चला। तो आपने कैसे आपके दिमाग में आया कि हम इसकी इंडिया में फार्मिंग करें, वो भी आप थोड़ा सा बताइए। जी, मैंने अपनी बैचलर्स डिग्री यूके से की थी एंड वहाँ पे मैं एवोकाडो लगभग रेगुलर खाता था। तो वहाँ पे एवोकाडो बहुत महंगा था और एक बार उसके रैपर पे लिखा था कि सोर्स्ड फ्रॉम इजराइल, मतलब इजराइल की प्रोड्यूस है। तब मेरे को क्लिक हुआ कि यार ये साउथ अमेरिका का फल है, इसकी इजराइल में खेती कैसे हो रही है। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया। तब समझ में आया कि ये इजराइल की सबसे प्रॉफिटेबल क्रॉप्स में आती है। तब फिर मेरा दिमाग में बत्ती जली, मैंने सोचा कि यार इसकी खेती हम भोपाल में भी तो कर सकते हैं। तो फिर मैंने इसके ट्रेनिंग के लिए फिर मैं 1 महीना इजराइल रह के आया, वहाँ पे इसका काम सीखा और फिर अपने कंसल्टेंट्स को इंडिया बुलाया। उनने यहाँ पे सॉइल टेस्ट करी, क्लाइमेट देखा और अलग अलग दूसरी क्रॉप्स क्या हो रही हैं वो देख के उनने थोड़ा जजमेंट दिया कि यहाँ एवोकाडो की खेती हो सकती है। तो हम इसकी फार्मिंग पे जाएं, जी। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसका जो फ्रूट है हाँ। वो किस तरीके का होता है और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, हाँ। उसके बारे में आप बताइए। जी, एवोकाडो को हिंदी में और साउथ में मक्खन फल या बटर फ्रूट के नाम से कहा जाता है। अपने यहाँ इंडिया में इसकी छोटे लेवल पे खेती ऑलरेडी हो रही है साउथ में, लेकिन वो लोकल वैरायटीज़ हैं जो सीड से उगाई हुई हैं, जो उनका मैं नहीं मानता कि उनकी कमर्शियल वैल्यू इतनी होगी जो कमर्शियल वैरायटीज़ जिनके मैं बाहर खाता था उतनी। और ये साउथ के कॉफ़ी एस्टेट्स में हो रही है ज़्यादातर, या फिर सिक्किम में थोड़ी बहुत इसकी खेती हो रही है। तो उसमें और अपने यहाँ के मतलब कमर्शियल वैरायटीज़ में और अपने यहाँ के फल में मेन डिफरेंस ये है कि एक तो जो साउथ का फल है वो शाइनी है और उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, ऑयल कंटेंट कम है, तो उसका वो टेस्ट वैसा नहीं आता है। और जो बाहर मैंने खाया है फ्रूट एवोकाडो का, वो बहुत बटरी है और वो पेबली स्किन का है और वो उसमें ऑयल कंटेंट बहुत हाई है, तो इसको नेचर्स बटर भी कहते हैं। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू ये है कि ये आपको जैसे ऑलिव ऑयल में फैट कंटेंट होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, वही इसमें भी बहुत हाई रहते हैं। ये हार्मोन्स को रेगुलेट करके रखता है, जो आपका अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी का, ये उसको बढ़ाता है। और ये आपके जो हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसका एक बैलेंस बना के रखता है। तो ये इसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ है। तो अब आप हमें ये बताइए कि जैसे अभी हम आपके यहाँ काफ़ी सारे पौधे देख सकते हैं कि काफ़ी अलग अलग वैरायटी के यहाँ पौधे हैं। तो लगभग इसकी कितनी वैरायटीज़ होती है और आपके पास अभी कितनी वैरायटी अवेलेबल है? जी, इसकी बहुत वैरायटीज़ होती हैं और मेरे पास तो 5 ही हैं, क्योंकि कमर्शियल वैरायटीज़ तो लिमिटेड ही हैं। और 5 जो वैरायटीज़ हैं ये सारी इजराइल से इम्पोर्टेड हैं। मैं पूरा इतना बड़ा प्लांट, ग्राफ्टेड प्लांट इजराइल से मंगाता हूँ, अपने यहाँ उसे ग्रो करता हूँ, बड़ा करता हूँ 1-1.5 साल, उसके बाद मैं सेल करता हूँ। एंड इसमें 5 वैरायटीज़ में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें 2 टाइप की है, एक है ब्लैक स्किन, एक है ग्रीन स्किन। तो जो ब्लैक स्किन है वो अगर आपके यहाँ 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है तो वहाँ पे वो ब्लैक स्किन वैरायटी वर्क करेगी और मैं वही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि वो प्रीमियम आपको ला के देगी एक मार्केट में। जो हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब पे एवोकाडो के वीडियोस देखेंगे वो हमेशा हास एवोकाडो के होते हैं, तो ये ब्लैक स्किन वो है। जो ग्रीन स्किन है ये 40 to 43 डिग्री टेम्परेचर भी टॉलरेट कर लेता है और हमारे यहाँ भोपाल में 45 तक भी जाएगा, तो हम इसको ओवरहेड स्प्रिंकलर्स लगा के इसे मैनेज करेंगे। तो ग्रीन स्किन वैरायटीज़ गर्म एरियाज़ में हो सकते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमारा मानना है कि हो जाएगी। तो ग्रीन स्किन में मेरे पास 3 वैरायटीज़ हैं, पिंकरटन, एटिंगर और रीड, ये 3 वैरायटी। अब जैसे बात करते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से किसान इस वीडियो को देख रहे हैं। अब फार्मर ये सोचता है कि मैं इसकी खेती करना चाहता हूँ, तो एक कौन कौन से ऐसे एरिया इंडिया में जहाँ इसकी मेन कमर्शियल तौर पे फार्मर इसकी खेती कर सकते हैं, वो भी आप बताइए। जी, देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया से हैं, 30 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है, या फिर आप साउथ इंडिया के कॉफ़ी एस्टेट्स
पे हैं जहाँ पे 35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जा रहा है, वहाँ पे इसकी खेती बहुत अच्छे लेवल पे हो सकती है, बहुत कमर्शियल, बहुत बड़े लेवल पे। और वहाँ पे मैं हास और लैम्ब हास वैरायटीज ही सजेस्ट करूँगा, काली वाली। जो ये पकने फ्रूट जब फ्रूट पेड़ पे रहता है तब ये हरी रहती है, पकने के बाद ये काली हो जाती है। और जो 3 ग्रीन स्किन्स मैंने आपको बताई, ये मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप महाराष्ट्र से हैं, आप इधर हैं एमपी से हैं, गुजरात से हैं, तो फिर ये वाली वैरायटीज़ लगाएं। जैसे अब बात आती है कि सोइल की, कि हम अगर इसकी खेती कर रहे हैं तो कौन सी सोइल इसके लिए बेस्ट होगी, किस तरीके की सोइल में हम इसकी फार्मिंग कर सकते हैं? देखिए, मल्टीपल सॉइल्स में ये हो जाता है। सॉइल से दिक्कत ये है कि आपका वाटर ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। अगर पानी जड़ों पे इकट्ठा होता है तो इसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, इसमें रूट रॉट होगा, ये पौधा मर जाएगा। तो पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम वाटर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत हाई हैं, तो आपको ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा लगाना पड़ेगा और आपको रेज बेड्स पे इसको पौधे को लगाना पड़ेगा। तो रेज बेड्स का साइज़ बड़ा रहता है, थोड़ा 2 फीट हाइट और कम से कम 4-5 फीट चौड़ान में, ऐसे रेज बेड्स बनते हैं। एंड ये रेड सॉइल पे भी हो जाता है। रेड सॉइल पे अगर है, ऑक्सीडाइज सॉइल होती है रेड सॉइल, तो उस पर हम फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट से उसको मतलब टैकल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे अब एक चीज़ और बताइए कि अगर हम इसकी फार्मिंग कर रहे हैं जी तो पर एकड़ इसके कितने प्लांट्स लगते हैं और उसकी जो डिस्टेंस है हाँ। वो डिस्टेंस कितनी रहेगी? जी, देखिए, पर एकड़ 3.5 मीटर इंटू 7 मीटर के डिस्टेंस पे इसकी प्लांटिंग होती है। 3.5 मीटर प्लांट टू प्लांट और 7 मीटर रो टू रो, ताकि ट्रैक्टर बीच में से चला जाए। और 1 एकड़ में 160 से 170 पौधे लगते हैं। और इसमें जो मैंने इजराइल में देखा था, मैंने वहाँ जब 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, तो ये क्या करते हैं कि 8 फीट पे इसको प्रून कर देते हैं। वो इसलिए ताकि अगर ये आम के पेड़ की तरह होता है, ये बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन अगर उतना बड़ा हो गया पेड़ और उतना ऐसा ऑर्चर्ड है आपका, तो आप उसमें से हार्वेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और दूसरा स्प्रे करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रैक्टर का बूम स्पेयर एक लिमिटेड हाइट तक ही जा सकता है। तो उसलिए 8 फीट पे प्रून करना बेस्ट है और पर एकड़ आप इसको मीडियम डेंसिटी में ज़्यादा क्वांटिटी में लगा सकते हैं। जैसे अब आप हमें एक चीज़ आपने बताई कि अगर इसमें जैसे अब स्प्रे वगैरह करना है तो इसमें ऐसी मेन कौन सी डिजीज़ आपने देखी है या फिर ऐसी कौन सी इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी किसानों को? देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, फाइटोप्थोरा रूट रॉट। अगर ये आपकी फील्ड पर है तो बहुत मुश्किल होगा मैनेज करना। यूजुअली ये पानी जहाँ ज़्यादा इकट्ठा रहता है वहाँ पे ये आ सकती है प्रॉब्लम। और उसके अलावा तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स से ये टैकल कर सकते हैं हम, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर फॉलो करें तो। जैसे एफिड्स लगते हैं तो आप इमीडाक्लोपिड छिड़क सकते हो। अगर आपके यहाँ मीली बग लग रहा है तो उसका स्प्रे आता है। तो ये सब जो आपके लोकल में पेस्ट्स और डिजीज़ेज़ हैं वो ही फैलेंगी, कोई ऐसी नई पेस्ट या डिजीज़ नहीं आ जाएगी। दूसरा, फंगस का है तो आप कॉपर हाइड्रोक्साइड सजेस्ट करूँगा मैं। डुपॉन्ट का आता है कोसाइड, वो वाला स्प्रे करें। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से अच्छा काम करता है ये कॉपर हाइड्रोक्साइड एवोकाडो पे। तो फंगिसाइड में ये है। तो यूजुअली बारिश से पहले आप इसके स्प्रे शुरू कर दें और इसको हर 15 दिन 20 दिन में इसका एक स्प्रे मार देंगे तो उससे काम हो जाएगा। अब बात आती है कि हम फार्मिंग करेंगे तो एक तो इसे जो प्लांट है वो खेत में लगाने का टाइमिंग क्या रहेगा जी और खेत की जो हमें प्रिपरेशन करनी होगी वो कैसे करनी होगी? जी, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ड्रिप इरिगेशन पहले से लगा के रखें। पहले ड्रिप लग जाएगी। उसके बाद सेकंड स्टेप रहेगा, आपको गड्ढे करने रहेंगे। गड्ढों में आपको थोड़ा सा फार्म यार्ड मैन्योर और नीम खली डाल के रखना पड़ेगा। उसको मिक्स करके थोड़े दिन छोड़ दें तो वो अच्छे से वहाँ पे रेडी हो जाता है। उसके बाद जब आप इसको फील्ड पे उतारेंगे तो फील्ड पे उतारते टाइम इसकी जड़ों के साथ जब पौधा लगाएंगे तो दबाना नहीं है उसे, आपको लगा के हल्के हाथों से छोड़ना है, एकदम नाजुक से, और फिर मिट्टी से ढक देना। बाद में इसकी जड़ें खुद फैल जाएंगी। ओके, यानी कि पौधे को जब हम इसको रखेंगे तो उसको दबाना नहीं है हाँ पास से, हाँ बस सिर्फ उस गड्ढे में रखना है और मिट्टी को हाँ पास में हल्के हल्के से हाँ डालना है। हाँ तो ये मेन चीज़ हाँ। बाकी क्या रहेगा, मेरा खुद का चैनल भी है इंडो इजराइल एवोकाडो नाम से, जिसपे मैं पूरा ये इसका अभी मैं मार्च में प्लांटेशन करूँगा अपना, तो उसके प्लांटेशन के हर स्टेप के वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालूंगा, तो आप उस चैनल पर आके भी देख सकते हैं। तो किसान भाई, इनका जो चैनल है उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे ताकि आप वहाँ से उसको रेगुलर चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको इसकी जो फार्मिंग है उसकी जो डिटेल वीडियो है वो सारी मिलती स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे। जी। अब जैसे आप हमारे थोड़े से प्लांट के पास चल के हमें जो प्लांट है हाँ। वो हमारे किसान भाई को बताइए कि इसका प्लांट होता किस तरीके का है हाँ। और इसकी लीव्स वगैरह कैसी होती है उसके बारे में। जी, आ जाइए आप इस तरफ, इस वाले पे आइए। तो इसका जब आप हमसे प्लांट खरीदेंगे तो लगभग
इतनी हाइट का रहेगा। ये हाइट है लगभग 3-3.5 फीट के आसपास। हम इसके बाद इसे प्रून कर देंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत लंबा चले जाए तो रहने देंगे। और इसमें आपको जो प्रूनिंग करनी है, आप पहले स्टार्टिंग में तो कुछ साल पौधे को उगने देंगे अपने हिसाब से, फिर इसकी ओपन बेस सिस्टम से प्रूनिंग होनी है। तो आपको सेंट्रल लीडर को कट करना है और साइड से उसको ग्रो करना है। प्रूनिंग का ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है ट्रेपेज सिस्टम, जिसमें सेंटर लीडर को आप ग्रो करने देते हो, लेकिन वो ऐसा रहता है थोड़ा सा कि साइड से आप उसको छटाई करते हो ऐसे और ऐसे, क्रिसमस ट्री की तरह। तो उसका पर्पस ये है कि सनलाइट पेनिट्रेशन बहुत होना चाहिए, है ना। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्लांट देखिए, जैसे आप, ये ग्राफ्टेड है ना, ग्राफ्टेड है। तो इसमें स्पेशलिटी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। रूट स्टॉक की इंडिया में क्या इशू है, प्लांट में एवोकाडो प्लांट तो आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन उनका कोई कमर्शियल रूट स्टॉक नहीं होता। वो रैंडम सीड पे उगा के आपको ग्राफ्ट करके दे देता है, जो नॉर्मली जो देसी वैरायटी पहले हाँ चल रही है उनके हाँ ऊपर। हाँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, आपको ऊपर तो वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन जो नीचे की रूट की वैरायटी है वो आपको स्ट्रांग नहीं मिलेगी। तो ये जो वैरायटी है ये इजराइल में 60 साल की रिसर्च के बाद डेवलप हुई थी। यहाँ पे मेरे पास आशदोद 17 है, इधर मेरे पास बेगनिया 117, फेयरचाइल्ड और डे, ये तीनों वैरायटीज यहाँ पर हैं। तो इसमें इसको ग्रो किया जाता है एक सर्टेन पॉइंट तक के, उसको फिर ग्राफ्ट करते हैं, उसके ऊपर कमर्शियल वैरायटी लगाई जाती है। तो उससे क्या होता है, अगर नीचे की भी रूट सिस्टम स्ट्रांग है तो ये आपको डिजीज रेजिस्टेंस देगा, आपकी अल्कलाइन सॉइल्स पे अच्छे से वर्क करेगा और आपको कमर्शियली हाई यील्ड ला के देगा। तो ये फ़ायदा है रूट स्टॉक अच्छे चूज़ करने का। और आप वर्ल्ड में कोई भी एवोकाडो नर्सरी में जाएंगे तो वो आपको बताते हैं कि कौन सा रूट स्टॉक यूज़ कर रहा है। यानी कि जो इजराइल ने 60 साल में जो टेक्नोलॉजी डेवलप किया हुआ इंडिया के फार्मर को आप डायरेक्टली प्रोवाइड हाँ, करवा रहे हैं। हाँ। ये चीज़ है। तो अब जैसे कि मेन चीज़ आती है कि फार्मर ने इसकी फार्मिंग भी कर ली, आपने बताया कि ऐसे ऐसे इसकी फार्मिंग होगी। अब मेन चीज़ आती है कि इसका प्रोडक्शन हमें कितने टाइम बाद मिलेगा। ठीक है, तो मेरे से जब आप प्लांट खरीदेंगे तो ये लगभग 1-1.5 साल का रहेगा। 6 महीने इजराइल में, 1 साल मेरे पास। और उसके बाद जब आप फील्ड पे लगाएंगे, उसके सेकेंड ईयर आपको ऑनवर्ड्स फ्रूटिंग आ तो जाएगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप उसको प्रून कर दें, ताकि पहले जो प्लांट है वो अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पे फोकस करे और उसको घना बनाए, ब्रांचेस स्ट्रांग हो। और फिर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपको अच्छी फ्रूटिंग आने लग जाएगी, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप फ्रूटिंग ले, और 5th ईयर 6th ईयर तक की ये बढ़ती रहेगी, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगी। और इसमें मैंगो जैसा चलता है, आम की तरह चलता है कि ऑल्टरनेट बियरिंग, 1 साल कम 1 साल ज़्यादा, ऐसी फ्रूटिंग रहती है इसकी। मतलब जैसे आपने बताया कि फर्स्ट टाइम में थोड़ी प्रोडक्शन है वो कम आएगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता जैसे जाएगा। कि हमारे यहाँ जो नॉर्मली जो भी फ्रूट वाली क्रॉप्स हैं उनमें भी ये होता है कि फर्स्ट टाइम हमें प्रोडक्शन लेना नहीं होता है, हाँ ताकि जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। हाँ फिर ताकि उसका जो प्रोडक्शन ज़्यादा है तो ब्रांचेस वगैरह टूटे नहीं, हाँ और वो अच्छी तरीके से हमें एक क्वालिटी का प्रोडक्शन मिल जी, सके। तो ये भी किसानों को ध्यान रखने वाली बात है। हम्म, फिर अब बात आती है, आपने इस पूरे वीडियो में यही बताया कि ये जो वेराइटी है कमर्शियली है, कमर्शियल है। अब किसानों की बात आती है कि फाइनेंशियली, हाँ कि जैसे किसान ने इसकी खेती भी कर ली, मेहनत भी किसान ने की 2-3 साल, अब उन्हें जो प्रोडक्शन मिलेगा वो कितनी अर्निंग इससे कर सकते हैं, तो अगर एकड़ में फार्मिंग करते हैं। जी, तो देखिए 1 एकड़ में अगर आप 160 से 170 पौधे लगाते हैं तो मेरे यहाँ अभी प्राइस है पौधे की 3000 रुपीज़ ईच। अब कुछ लोगों को लगेगा वो एक्सपेंसिव है, तो वो मेरी कंडीशन समझिए कि मैं बना बनाया पौधा इजराइल से मंगवा रहा हूँ, जो वहीं पे ग्राफ्टेड है, और फिर एयर कार्गो से मेरे पास आ रहा है इंडिया, फिर रीफर ट्रक से दिल्ली से भोपाल आ रहा है, उसके बाद मैं 1 साल उसे यहाँ ग्रो कर रहा हूँ, तो मेरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमारा प्लान है कि हम आगे आने वाले टाइम में इंडिया में ही प्रोड्यूस करेंगे प्लांट्स। तो अभी अगर आपको रिसर्च एंड ट्रायल पर्पज़ के लिए लेना है तो आप छोटे स्केल से काम करें, और 170 पौधे अगर 3000 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 5,10,000 का आपको इसका कॉस्ट आएगी। उसके अलावा ड्रिप इरिगेशन की कॉस्ट है, तो ड्रिप इरिगेशन में भी जो पहला एकड़ रहता है उसकी कॉस्ट ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसमें मशीनें लगती हैं, फ़िल्टर लगता है, सैंड फ़िल्टर, और आपकी जो ड्रिप लाइन्स लगती हैं। फिर आपने 1 एकड़ लगाने के बाद जब उसे एक्सटेंड करना है तो वो तो सस्ते में, हाँ, लेकिन जो पहला एकड़ है उसकी कॉस्ट आप 1 लाख रुपए भी मान के चलें तो ये 5,10,000 और 1 लाख रुपए, 6,10,000। उसके अलावा आपकी कॉस्ट आएगी रेज बेड्स बनाने की, तो रेज बेड्स भी लेबर से बनवा सकते हैं, हमने तो लेबर से बनवाए थे। तो उसमें पहले प्लाव और रोटावेटर चलाना पड़ता है, फिर लेबर ही उसको खींच खींच के उसको सेट करती है, क्योंकि बेड का साइज़ बड़ा है, तो वो एक मेन कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइज़र, ये सब आपकी कॉस्ट रहेंगी, जो कुछ रनिंग कॉस्ट हैं, कुछ फिक्स कॉस्ट हैं। तो फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताई दी है 6 लाख के आसपास,
और रनिंग कॉस्ट नॉर्मली जो दूसरी क्रॉप में चलती है उस हिसाब से वैसी ही रहेगी। हाँ, अर्निंग में देखें तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था दो टाइप की वैरायटीज़ हैं, ग्रीन स्किन और ब्लैक स्किन। ब्लैक स्किन आपको 200 रुपये किलो होलसेल तक मेरा मानना है कि दे के जाएगी, मेरे जितनी मार्केट में रिसर्च है, ये मेरा मानना है ना। और लेकिन ब्लैक स्किन का प्रोडक्शन ग्रीन स्किन से कम रहता है, तो ये 4.5 टन पर एकड़ आपको दे सकता है हास और लैम्ब हास वैरायटी। तो 4.5 टन आप 200 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 9 लाख रुपए एकड़ दे सकता है। अब मार्केट फ्लक्चुएशन पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपने मार्केट में अर्ली भेजा तो आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, पीक सीज़न में बेचा तो कम प्राइस मिलेगा, एंड सीज़न में बेचा तो वापस ज़्यादा मिलेगा। तो 10 लाख रुपए एकड़, 8 से 10 लाख रुपए एकड़ मेरा मानना है कि हास वैरायटी से मिल जाना चाहिए, हास और लैम्ब हास से। ग्रीन स्किन का क्या है, वो 6 टन पर एकड़ आपको यील्ड दे सकती है, लेकिन उसकी प्राइस हमेशा हाथ से कम ही रहेगी, ये मेरा मानना है। तो आप उसे 100 से 150 रुपये किलो के हिसाब से अगर बेचते हैं मार्केट में, तो वो भी आपको 6-7 लाख रुपए एकड़ दे जाएगी। और अगर आप कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लेके चलें तो 6 लाख मेरा मानना है कि दे देगी। और हम भोपाल में ग्रीन स्किन की खेती करेंगे, जो ये मेरे प्लांट्स रखे हैं इधर, ये मैं अपने खेत पे ग्रीन स्किन ही लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हम हाथ नहीं। ये वाली जो है ये एटिंगर वैरायटी है, एंड ये पिंकरटन, एटिंगर, रीड, ये 3 वैरायटी हम भोपाल में अपने खुद के खेतों में लगाएंगे। तो अब जैसे आपने काफ़ी सारी चीज़ें लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब बात आती है कि इसका मार्केट कहाँ रहेगा। जी, तो देखिए मार्केट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बड़ी मंडियों के जो एग्जॉटिक फ्रूट के आड़ती हैं उनसे कांटेक्ट करें। और जैसे दिल्ली में आज़ादपुर है, मुंबई में वाशी है, वहाँ पे एग्जॉटिक फ्रूट के रिटेलर स्पेसिफिक एवोकाडो वाले, ड्रैगन फ्रूट वाले इस टाइप के बैठे हैं, जो यूनिक सब क्रॉप्स में डील करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखिए कोई भी खेत में आपको कैटेगरी ए, बी और सी तीनों टाइप के फ्रूट आएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अगर आप सीधे सुपर मार्केट्स को अप्रोच करेंगे ना, तो वो कैटेगरी बी और सी रिजेक्ट कर देते हैं। और वो कब रिजेक्ट करते हैं, जब आपने माल ऑलरेडी उनके पहुँचा दिया, तो फिर किसान उसे कहाँ लेके जाएगा, डेस्टिनेशन पे जब प्रोडक्ट पहुंच जाएगा उसके बाद वो रिजेक्ट करेंगे। तो वो प्रॉब्लम बहुत आती है। तो इसलिए आड़ती क्या करते हैं कि वो आपका सारा माल बिकवा सकते हैं, आपका बी और सी ग्रेड मटेरियल भी वो अलग अलग चैनल्स के थ्रू सेल आउट करा सकते हैं। तो मेरी तो वही प्रेफरेंस है। और मेरे साथ कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स भी टच में हैं, तो अगर जैसे आपका स्केल बड़ा है, मान लीजिए आपने 5-10 एकड़ में इसकी फार्मिंग की या उससे बड़ी फार्मिंग करी, तो फिर मेरे वो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपसे पूरा परचेस करने को रेडी रहेंगे, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी रहेगी तो। अगर प्रोडक्शन क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट ही जो वो है वहाँ से फार्म से ही उनका जो प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। और अगर जैसे आप भोपाल के आसपास कहीं करते हैं तो फिर मैं आपसे परचेस करने को रेडी हूँ, तो वो एक ऑप्शन है। और लेकिन हम आपको कॉन्ट्रैक्चुअली बाउंड नहीं कर रहे हैं, आपको जहाँ बेचना है माल आप वहाँ बेच सकते हैं। सर, आपने जो एवोकाडो की फार्मिंग है उसके बारे में काफ़ी अच्छी टिप्स हमारे किसान भाइयों को दी, और पूरी जो डिटेल आपने बताई और आपने जो टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे आए और हमारे शूट किया उसके लिए भी आपका थैंक यू। तो किसान भाइयों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।